नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपन जो है वो अपने पुस्तक के अध्ययन के बारे में ही आगे चलेंगे और अपनी पुस्तक अगर आपने अभी तक नहीं लेके आए हैं तो पुस्तक जरूर लेके आना है। पुस्तक का निःशुल्क अध्ययन अपना चल रहा है जिसमें अपन भारत व राजस्थान दोनों की आर्थिक समीक्षा की बात कर रहे हैं। इससे पहले वाली दोनों क्लासों में अपन ने केंद्रीय बजट की बात करी 2025-26 और केंद्रीय आर्थिक समीक्षा 2024-25 की अपन ने बात कर ली है। पेज नंबर 17 तक अपना मैटर हो चुका है। आज अपन पेज नंबर 18 से इस क्लास को स्टार्ट करेंगे जिसमें अपन राजस्थान आर्थिक समीक्षा व बजट के बारे में सामान्य जानकारी जो है वो इस क्लास के माध्यम से लेंगे। और इस क्लास के बाद में जो आपके 10 चैप्टर है राजस्थान की आर्थिक समीक्षा के, उनको बजट के साथ में ही अध्ययन करने वाले हैं। तो आज अब आप लोग जो है वो पेज नंबर 18 के ऊपर आ जाइए। वहां से जो है वो राजस्थान आर्थिक समीक्षा व बजट के नाम से आपके हेडिंग डाली हुई है, वो अपन यहां से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये अपना मटेरियल यहाँ से स्टार्ट होगा। सबसे पहले जैसा कि आप सभी को पता है, अपने जो है वो भारत व राजस्थान दोनों के लिए आर्थिक समीक्षा 2024-25 और बजट 2025-26 का तृतीय संस्करण की जो अपनी पुस्तक है उसका अपन निःशुल्क अध्ययन कर रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। और इसी पोर्शन के अंदर जो है वो आज अपन राजस्थान की आर्थिक समीक्षा व बजट के अंदर सामान्य जो शब्दावली है, जो सामान्य जानकारी है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और आने वाले चैप्टरों के अंदर अपन इनको और डिटेल के अंदर चलने वाले हैं। यहाँ से अपन ने जो है वो विषय वस्तु में 1 नंबर वाला पोर्शन अपना हो गया है। केंद्रीय बजट 2025-26 अपन ने कर लिया है, पेज नंबर 3 से 7 तक ये था। उसके बाद में आपके केंद्रीय आर्थिक समीक्षा जो सेंट्रल गवर्नमेंट की इकोनॉमिक सर्वे है वो अपन ने करा था 8 से लेकर 17 पेज तक। आज अपन जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं 3 नंबर का राजस्थान की आर्थिक समीक्षा व बजट, जो कि पेज नंबर 18 से 21 है। इसमें बेसिकली हम सामान्य जानकारी के बारे में बात करेंगे। सामान्य जानकारी यानी कि आपको इकोनॉमिक सर्वे राजस्थान वाला कैसे पढ़ना है और राजस्थान के बजट में से कौन सी चीजें पढ़नी है। यहाँ से आपको जो भी चैप्टर मिलेंगे आगे उन सभी में ही बजट 2025-26 जो राजस्थान सरकार का बजट था उसमें जो भी उस संबंधित चैप्टर का अपडेट है वो सारा का सारा मिलेगा। अगर आप इसी चैप्टर में अगर पेज नंबर 20 के ऊपर जाएंगे तो आपके एक हेडिंग डाली हुई है बजट 2025-26 के प्रावधान। इसी प्रकार से आपको हर इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर के पीछे ये प्रावधान मिलेगा जिसमें आपके 2025-26 के बजट की चीजें दे रखी है। और बाकी आपके जो राजस्थान आर्थिक समीक्षा है वो स्टार्टिंग में रहने वाली है। तो अपन शुरू करेंगे। उससे पहले आप सभी के लिए एक जानकारी है, अगर आप में से कोई भी आरपीएससी सेकंड ग्रेड की अगर तैयारी कर रहा है तो उनके लिए इंडिया इकोनॉमी वाला जो एक पोर्शन है, जो कि आपके पेपर फर्स्ट के अंदर 5 से 7 प्रश्न वहां से पूछे जाते हैं, तो उसी को ही 2025 अपडेट मटेरियल के साथ अपन पढ़ रहे हैं, जिसमें कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र और विदेशी व्यापार, ये आपके 4 टॉपिक है। इनको बहुत डिटेल में अपन कर ही रहे हैं। प्राइस 199 के ऊपर डिस्काउंट मिल ही रहा है। अभी VSR 01 डालना है और VSR 01 के ऊपर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये आपकी अभी क्लासेस चल रही है जिसको आप जाकर आराम से परचेज कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के ऊपर। इनके अंदर एक विशेष चीज और ये भी है, जो आपको सूचकांक, रिपोर्ट्स, नीतियां वगैरह वो जो करवा रहा था मैं अलग से आपको यूट्यूब के ऊपर, उन सब के आपको प्रिंटेबल जो है वो आपके नोट्स मिल जाएंगे जिनको आप प्रिंट करवा सकते हो। और इसके अलावा इस कोर्स के अंदर जो आपके जो ये पूरा का पूरा कोर्स है जिसमें कृषि, उद्योग, सेवा और विदेशी व्यापार है, उसके भी आपको पीडीएफ मिलेगी। और उस पीडीएफ को भी आप क्या कर सकते हैं, आराम से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसको प्रिंट निकलवा कर घर पर आराम से पढ़ सकते हैं। यानी कि इस कोर्स में आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पूरा का पूरा जो आपके मटेरियल है उन सबकी पीडीएफ आपको मिलने वाली है, प्रिंटेबल जो है वो नोट्स मिल जाएंगे। सूचकांक वाले भी इसी में ही डाल दिए गए हैं आपकी भारी डिमांड के चलते कि भाई इसमें ही आपको सारे के सारे पीडीएफ, प्रिंटेबल नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। तो सूचकांक हो चाहे ये आपका इंडिया इकोनॉमी वाला पोर्शन हो, लगभग आपके 10 क्वेश्चन का यहाँ से मटेरियल इस कोर्स में से आपके जो है वो कवर होने वाला है। सेकंड ग्रेड के अंदर 20 नंबर का यहाँ से मटेरियल आएगा, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं और आराम से जो है वो पढ़ सकते हैं। आज अपन बात करेंगे 3 नंबर पर, जो आपके राजस्थान की आर्थिक समीक्षा व बजट जो है इनकी अपन सामान्य जानकारी जो है वो अपन पढ़ने वाले हैं कि सामान्य जानकारी कौन कौन सी इसके बारे में अपने को पढ़नी होती है। यानी कि यहाँ से आपके अब जो है वो राजस्थान वाला पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। इसके आगे जो है वो अपन राजस्थान आर्थिक समीक्षा व बजट जो है इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए राजस्थान आर्थिक समीक्षा व बजट इस नाम से आपके हेडिंग जो है वो डाली हुई है। चैप्टर की जो हेडिंग है वो इसी नाम से है। सबसे पहली चीज लिखी हुई है आर्थिक समीक्षा का अर्थ क्या होता है। और ये चीज जो है वो मैंने जब इंडिया वाला पढ़ा था तब भी मैंने बताया कि सबसे पहली एक शब्दावली आपको याद रखनी है, वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष किसे कहते हैं ये मेरे हिसाब से अब आपको पता हो गया होगा। वित्तीय वर्ष का मतलब होता है 1 अप्रैल से लेकर अगले साल के 31 मार्च तक का जो टाइम पीरियड होता है उसको एक फाइनेंशियल ईयर या फिर एक वित्त वर्ष के नाम से जाना जाता है। सरकार के द्वारा जो वित्त वर्ष चल रहा है उससे आने वाले वित्त वर्ष के लिए जो भी आय और व्यय का विवरण दिया जाता है वो बजट के माध्यम से दिया जाता है। कहां पर कितना रुपया खर्च किया जाएगा, सरकार के पास में
पैसे कहां से आएंगे और कहां पर जाएंगे। जबकि सरकार के द्वारा पिछले वाले वित्त वर्ष के अंदर जो भी खर्चे किए गए हैं उन सबकी रिव्यू करने के लिए, समीक्षा करने के लिए, उनकी जानकारी देने के लिए, उनका अपडेट देने के लिए आर्थिक समीक्षा जो है ये जारी की जाती है। तो डेफिनेशन सामान्यतः वही है, सीधी सी डेफिनेशन है कि सरकार के द्वारा जो है वो आपके गत वर्ष का मतलब पिछला वाला जो आपके वर्ष है उसके 1 अप्रैल से लेकर आपके 31 मार्च तक का जो टाइम पीरियड है उसके अंदर जो भी कार्य किए गए हैं या फिर राज्य के विकास यानी कि राज्य की जो है वो आर्थिक स्थिति या फिर आर्थिक स्थिति की जानकारी के लिए जो भी समीक्षा की जाती है उन सब की जानकारी आर्थिक समीक्षा में दी जाती है। तो इस बार जो अपन आर्थिक समीक्षा पढ़ रहे हैं ये 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 के लिए ये वाली आर्थिक समीक्षा जो है वो आपके सामने आती है। यानी कि यहाँ पर अपन जो है वो पढ़ेंगे वो 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक की समीक्षा यहां पर की गई है। ये बजट के साथ में ही पेश की जाती है, यह बजट के साथ पेश की जाती है। जब अपन भारत की बात करते हैं तो भारत के अंदर जो आर्थिक समीक्षा है, केंद्रीय आर्थिक समीक्षा, वो एक दिन पूर्व पेश की जाती है, लेकिन राजस्थान के अंदर बजट के साथ में ही आर्थिक समीक्षा को पेश कर देते हैं। तो ये तो चीज आ गई क्या आपके आर्थिक समीक्षा का अर्थ क्या है, जो अपन ने बहुत पहले डिटेल में पढ़ लिया है पहली क्लास के अंदर। अगला प्रश्न आता है कि राजस्थान में आर्थिक समीक्षा को तैयार कौन करता है। राजस्थान में आर्थिक समीक्षा को कौन तैयार करता है, तो तैयार करने के लिए जो है वो एक निदेशालय है अपने, जिसको आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय कहते हैं। कौन सा निदेशालय है, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जिसका मेनली काम यही है कि वो आपके इकोनॉमी से जुड़ी हुई चीजें सारी की सारी करते हैं। अब आप सभी को पता होगा कि प्रत्येक निदेशालय जो होता है उसका एक निदेशक होता है, प्रत्येक जो मंत्रालय होता है उसका एक संयुक्त शासन सचिव होता है। तो उसी प्रकार से इस निदेशालय आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के वर्तमान में जो निदेशक और संयुक्त शासन सचिव है वो व्यक्ति कौन है, वो है आपके विनेश सिंघवी। इस व्यक्ति का नाम थोड़ा सा याद रख लीजिए, हो सकता है कि पूछ लिया जाए इकोनॉमिक सर्वे से जुड़ा हुआ है। तो आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के वर्तमान में निदेशक कौन है, तो विनेश सिंघवी के नाम से आते हैं। दूसरा आता है कि विभाग कौन सा है, तो ये तो निदेशालय है, ये निदेशालय कौन से विभाग के अंतर्गत आता है, तो सांख्यिकी विभाग राजस्थान सरकार का जो है उसके ये अधीन आता है। और उसका जो शासन सचिव है वो वर्तमान में कौन है, तो वो है आशुतोष टी.ए. आपके पेडनेकर के नाम से एक व्यक्ति आता है, जिनको वर्तमान में क्या बना रखा है, आपके शासन सचिव बना रखा है सांख्यिकी विभाग के। तो इन दोनों व्यक्तियों का नाम आप थोड़ा सा याद रख सकते हो। उसके बाद में राजस्थान के अंदर बजट कौन पेश करेगा, तो राजस्थान में बजट की थोड़ी इंटरेस्टिंग कहानी ऐसे है, क्योंकि अधिकांश जो मुख्यमंत्री बने हैं उन सब ने वित्त मंत्रालय अपने पास में रखा है। इस वजह से राजस्थान के वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री एक ही व्यक्ति हुआ करता था, लेकिन इस वाली सरकार के द्वारा जो है वो वित्त का प्रभार जो है वो अलग व्यक्ति को दे दिया। और वो व्यक्ति कौन है, वो है राजस्थान की उप मुख्यमंत्री, जिनका नाम क्या है, दिया कुमारी है। इनको वित्त जो प्रभार है वो इनको दिया गया है। इस वजह से राजस्थान में वर्तमान में मुख्यमंत्री तो अलग है, मुख्यमंत्री तो अपने कौन है, भजनलाल जी है, और जबकि आपके वित्त का प्रभार है वो दिया कुमारी जी को दिया हुआ है। इसलिए दिया कुमारी राजस्थान में उप मुख्यमंत्री के साथ साथ में क्या है, आपके वित्त मंत्री है। जबकि अशोक गहलोत जी के टाइम में या फिर वसुंधरा जी के टाइम में ये वित्त का जो प्रभार है वो मुख्यमंत्री के पास में होता था। इस वजह से उस समय वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों एक ही हुआ करता था। तो ये आपके इस वाली आर्थिक समीक्षा के अंतर्गत जो पेश किया गया है बजट हो चाहे आर्थिक समीक्षा, वो दिया कुमारी ने किया है, जो राजस्थान की उप मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रही है। अब यहां से कुछ ऐसे शब्द आएंगे जो आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आने वाले जो चैप्टर रहेंगे उनमें अपन उनको और भी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी इनको मैं आपको साथ साथ में बताता हुआ चलूंगा। यहां पर सबसे पहले 1 नंबर पर लिखा हुआ है सकल राज्य घरेलू उत्पाद। देखिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद को जो है वो इंग्लिश में लिखा जाता है जीएसडीपी। तो क्या लिखते हैं, जीएसडीपी, यानी कि ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद। इसी को ही इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद। जो हमने जीडीपी की डेफिनेशन पढ़ी थी इंडिया के संदर्भ में कि भारत के भौगोलिक क्षेत्र के अंदर एक वित्त वर्ष में उत्पादित होने वाली सभी वस्तु और जो सेवाएं हैं उनके अंतिम मूल्य का योग जो है वो भारत की जीडीपी कहलाती है। सेम उसी प्रकार से ये एस शब्द ये बता रहा है कि स्टेट की यहाँ पर बात हो रही है, और राजस्थान यहाँ पर क्या है, एक स्टेट है। तो सकल राज्य घरेलू या फिर जीएसडीपी की डेफिनेशन हो जाएगी कि राजस्थान जो है आपका राजस्थान है, उस राजस्थान के अंदर एक वित्त वर्ष में उत्पादित होने वाले जो भी आपके वस्तु और जो सेवा है उस सेवा के एक वित्त वर्ष में जो भी आपके उत्पादित हुए हैं इनके अंतिम मूल्य का जो योग है वो राजस्थान की क्या कहलाएगी, जीएसडीपी कहलाएगी। तो सीधा सा डेफिनेशन होगी, राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रफल के अंतर्गत एक वित्त वर्ष में उत्पादित होने वाले वस्तु और सेवाओं के अंतिम मूल्यों का योग जो है वो जीएसडीपी जो है वो कहलाता है। ठीक है, ये तो हो जाता है आपकी एक चीज।
दूसरा आता है यहाँ पर, पहला शब्द तो ये लिखा हुआ है, दूसरा शब्द यहाँ पर देखेंगे तो लिखा हुआ है सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अंदर वृद्धि दर। वृद्धि दर का मतलब सीधा सा ये है कि जैसे कि ये जो जीएसडीपी है, एक जीएसडीपी रहेगी 2023-24 की, ठीक है, एक जीएसडीपी रहेगी 2024-25 की। तो इस वित्त वर्ष से इस वित्त वर्ष में जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि यहां पर राजस्थान की जीएसडीपी थी 100 रुपए और यहां पर वो बढ़ के हो गई 105 रुपए, तो इसका मतलब इसमें से इसमें जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, +5 हो रहा है। तो बस इसी को ही क्या कहा जाता है, जीएसडीपी के अंदर वृद्धि दर कहा जाता है। यानी कि जीएसडीपी में एक वित्त वर्ष से दूसरे वित्त वर्ष में जाने पर होने वाली जो वृद्धि है वो जीएसडीपी के अंदर क्या कहलाती है, वृद्धि कहलाती है। तीसरा प्रश्न आता है, इनको अपन और डिटेल में पढ़ेंगे जब आगे चैप्टर पढ़ेंगे। अगला लिखा हुआ है सकल राज्य मूल्य वर्धन के अंदर जो है वो क्षेत्रवार योगदान। अब देखिए सकल राज्य मूल्य वर्धन क्या होता है, आप सभी को पता होगा, मैंने जीवीए ये एक चीज पढ़ाई थी जब अपन ने इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा था। तो इसमें एक शब्द और ऐड हो जाएगा, जीएसवीए हो जाएगा, यानी कि वहां पर तो था ग्रोस वैल्यू एडेड, क्योंकि वो भारत के संदर्भ में था। यहां पर एक स्टेट वर्ड और जुड़ जाएगा, तो ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड इसको कहेंगे, यानी कि सकल राज्य मूल्य वर्धन के नाम से यह जाना जाता है। जो कॉन्सेप्ट वहां पर था वही यहां पर है कि जैसे राजस्थान की अगर अर्थव्यवस्था 100 रुपए है, तो राजस्थान के अंदर भी जो है वो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र है, जैसे हमने सेंटर वाले में पढ़ा था। जैसे कि पहला क्षेत्र कौन सा था, आपके कृषि था। दूसरा क्षेत्र कौन सा था, आपके उद्योग का आता है, उद्योग आता है, ठीक है। तीसरा क्षेत्र जो है वो कौन सा आता है, आपका सेवा क्षेत्र आता है। तो प्रत्येक क्षेत्र के द्वारा, जैसे मान लीजिए कि 20 रुपए का योगदान ये दे रहा है, 30 रुपए का योगदान ये दे रहा है, 50 रुपए का योगदान ये दे रहा है, तो प्रत्येक क्षेत्र के द्वारा इस 100 रुपए के अंदर दिया गया जो योगदान है वही क्या कहलाएगा, वो इस क्षेत्र का क्या कहलाएगा, जीएसवीए कहलाएगा, ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड कहलाएगा। अब इसको आप प्रतिशत में लिख सकते हो भले ही, तो यानी कि 20% जीएसवीए कृषि का है, 30% है उद्योग का, 50% है सेवा का। तो इस शब्द को आपको समझना है, जीएसवीए ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड, या फिर सकल राज्य मूल्यवर्धन, सकल राज्य मूल्यवर्धन इसको कहा जाता है। अब एक शब्द आपको यहां पर बार बार दिख रहा होगा, स्थिर और प्रचलित, स्थिर और प्रचलित, स्थिर और प्रचलित, ये सब जगह आपको मिलेगा। यहां पर स्थिर है, फिर आप आगे जाओगे तो यहां पर आपको प्रचलित मिलेगा, ठीक है। तो इस स्थिर और प्रचलित का मतलब क्या है, तो सरकार के द्वारा जो है वो 2 ऐसे वर्ष है जिनको स्थिर और प्रचलित के रूप में घोषित किया जाता है, जिसमें से अगर अपन बात करें तो एक होता है आपका स्थिर मूल्य, एक होता है आपके स्थिर मूल्य और एक होता है आपके प्रचलित मूल्य। तो स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य किसको कहते हैं, सरकार के द्वारा एक ऐसा वित्त वर्ष से चूज किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है, जिसमें वस्तु और सेवाओं के जो कीमतें हैं उनमें उतार चढ़ाव सबसे कम रहा हो, उस वर्ष को सरकार के द्वारा स्थिर वर्ष के रूप में घोषित किया जाता है। और जबकि जिस वर्ष की आर्थिक समीक्षा की गई है उस वर्ष का जो आपके आंकड़े लिए जाते हैं, जिस कीमतों के ऊपर लिया जाता है, उसको कहा जाता है प्रचलित वर्ष। तो प्रचलित का तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि भाई अपन 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 का अध्ययन कर रहे हैं, तो इसका मतलब प्रचलित जो वर्ष है वो तो आपका 2024-25 वित्त वर्ष होगा, जिसके आधार पर जो कीमतें ली जाएगी वो प्रचलित कीमतें कहलाएगी। जबकि स्थिर का मतलब होता है कि सरकार के द्वारा एक ऐसा वित्त वर्ष है जिसको तय कर रखा है, जिसमें सबसे कम जो है वो कीमतों में उतार चढ़ाव रहा है। तो राजस्थान के इतिहास में एक वर्ष आता है जिसका नाम है 2011-12। ये वो वित्त वर्ष है जिसके अंदर राजस्थान में स्थिर कीमतों के अंदर, या फिर अपन कह सकते हैं वस्तु और सेवाओं की कीमतों के अंदर उतार चढ़ाव जो है वो सबसे कम रहा है। अगर साइकिल की कीमत 100 रुपए थी तो या तो 98 में गई या फिर 105 तक चली गई, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है। तो ऐसे वर्ष को स्थिर वर्ष घोषित किया जाता है। तो अपन प्रत्येक जो चीज पढ़ेंगे, जैसे कि अपन जीएसडीपी पढ़ेंगे तो वो भी अपन कैसे पढ़ेंगे, स्थिर के ऊपर कौन सी है, प्रचलित के ऊपर कितनी है। तो आपको एक चीज पता है कि 2011-12 में जो साइकिल 100 रुपए की आती थी वो 2024-25 के अंदर आज उसकी रेट 200 रुपए तो आराम से हो गई होगी, यानी कि जस्ट इसके क्या मिलेगा, आपके डबल के आसपास मिलेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जीएसडीपी पढ़ो, चाहे अपन पढ़ेंगे नेट एसडीपी यानी कि नेट जीएसडीपी भी कह सकते हैं, चाहे अपन पढ़ेंगे पर कैपिटा इनकम, ये सारी की सारी चीजें अपन इन दोनों पर पढ़ेंगे, स्थिर पर और प्रचलित पर। लेकिन एक चीज आपको पता चल जाएगा कि स्थिर के ऊपर जो है वो हमेशा मान कम रहेगा, प्रचलित पर हमेशा मान ज्यादा रहेगा। कारण सीधा सा ये है क्योंकि ये 2011-12 की बात कर रहा है, ये 2024-25 की बात कर रहा है। तो यहां पर ये स्थिर और प्रचलित जो शब्द चल रहा है ये मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। ठीक है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद हो गया है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि बता दी मैंने क्या होता है, और मूल्य वर्धन जो है वो आपको समझ में आ गया है।
ये भी वही है, सकल राज्य मूल्यवर्धन प्रचलित कीमतों के ऊपर दिया हुआ है कृषि उद्योग और सेवा का। फिर लिखा हुआ है आपके एक और शब्द जो है शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, इसको क्या गया है, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। और शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद जो है वो क्या होता है, अगेन इसको भी आप समझ सकते हैं। जैसे कि अपन ने जीएसडीपी की बात करी है, ये जीएसडीपी है, जीएसडीपी है, ठीक है ना। अब इस जीएसडीपी को मतलब तो ये हो गया कि अपन ने एक वित्त वर्ष में जितनी सेवा और वस्तु उत्पादित करी उन सब का योग अपन ने जीएसडीपी में लिख दिया। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कि हमने क्लास रिकॉर्ड करी, उस क्लास के अंदर खर्च मान लीजिए फॉर एग्जांपल 1000 रुपए आ रहा है 1 घंटे का, तो ये तो खर्च आ रहा है। और मान लीजिए कि ये खर्च तो नहीं है, मान लीजिए कि 1000 रुपए एक क्लास के आप दे रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं, तो 1000 रुपए आप दे रहे हो, तो ये 1000 रुपए डायरेक्ट जो है वो संस्था की कमाई नहीं हो सकती। उसका कारण क्या है, क्योंकि इस 1000 रुपए में अन्य चीजें जो है वो लगी है। जैसे कि इसके अंदर जो है वो हमने क्या लगाई है भाई, विद्युत लगी है, इसमें लाइट लगी है भाई, ठीक है। इसके अंदर जो है वो आपके मजदूरी लगी है, यहाँ पर एक व्यक्ति बैठ के इसको रिकॉर्ड भी कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पर हमने एसी कूलर वगैरह जो भी चलाया है वो हमने इसमें खर्च करा है, यानी कि ऐसी चीजें हैं। इसके अलावा इस बोर्ड का मैं यूज कर रहा हूँ, कैमरे का यूज कर रहा हूँ, तो वो अतिरिक्त एक्सेट्रा और खर्च आएगा। यानी कि ऐसी चीजें, चूंकि इन चीजों को जीएसडीपी के अंदर काउंट नहीं किया जाता है। जीएसडीपी का मतलब है कि आपकी वस्तु 1000 रुपए में बिकी है या 100 रुपए में बिकी है, तो वो सीधा का सीधा 1000 या फिर 100 रुपए क्या हो जाएगी, आपके इनकम हो जाती है। लेकिन एक शब्द आता है नेट एसडीपी, और इसका मतलब होता है शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। और शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद जब नेट एसडीपी की बात आती है तो उस कंडीशन के अंदर क्या किया जाता है, जीएसडीपी जो है आपके सकल राज्य घरेलू उत्पाद है, उसमें से एक चीज घटाई जाती है और उसको कहा जाता है मूल्यह्रास। उसको क्या बोलते हैं, मूल्यह्रास। यानी कि जो भी आपके इस कमाई के अंदर जो आपके खर्चा आया है उसको आप निकालो, तब जाके आपकी शुद्ध आय होगी। तो जीएसडीपी आपकी कभी भी शुद्ध आय नहीं होती है राज्य की। उस जीएसडीपी में जब हम ये इस प्रकार के खर्चे घटा देते हैं, मशीनरी के खर्चे घटा देते हैं, मूल्यह्रास हम घटा देते हैं, तो उस कंडीशन में से जब जीएसडीपी में से ये मूल्यह्रास घटेगा तब जो बचेगा वो क्या कहलाएगा, नेट एसडीपी या फिर आपके शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कहलाएगा। अब मान लीजिए, अब ये भी दोनों चीजों पर निकलेगी। अगर आपने जीएसडीपी स्थिर मूल्य पर लिया है तो नेट एसडीपी जो है वो स्थिर पर आएगी। अगर आपने जीएसडीपी प्रचलित पर ली है तो नेट एसडीपी जो है वो प्रचलित पर आएगी। एक चीज और ध्यान रखिए, जीएसडीपी में से हमेशा जो है वो कम हो रहा है कुछ ना कुछ मूल्यह्रास, चाहे स्थिर पर हो चाहे प्रचलित पर हो। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि एस जो जीएसडीपी है इससे हमेशा कम रहेगी नेट एसडीपी। कारण क्या है कि भाई जीएसडीपी में से हमने कुछ घटाया है तभी ही हमारे पास में नेट एसडीपी आया है, तो इसका मतलब ये हमेशा कम होगा शुद्ध जो आपके नॉर्मल सकल घरेलू उत्पाद है उसके अंतर्गत, ठीक है। तो ये आपके आ जाता है शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। अगेन वही स्थिर और प्रचलित पर, अगर आपने जीएसडीपी स्थिर पे ली है तो स्थिर पर आ जाएगा, अगर जीएसडीपी प्रचलित पे ली है तो प्रचलित पे आ जाएगा। फिर एक और शब्द लिखा हुआ है प्रति व्यक्ति आय, इसको कहा जाता है पीसीआई, पर कैपिटा इनकम, और इसको आप इसी से ही समझ सकते हो। यानी कि जो नेट जीएसडीपी है, जो आपकी नेट जीएसडीपी यहां पर दी हुई है, इस नेट एसडीपी, इसके अंदर जब आप भाग दे देते हो किसका, राज्य की जनसंख्या का अगर भाग दे देते हो, तो उस कंडीशन में एक व्यक्ति के कितने पैसे पाती आते हैं उसको कहते हैं पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का मतलब हो गया भाई प्रति व्यक्ति आय, एक व्यक्ति की आय कितनी है, पूरे राज्य की आय है, ये शुद्ध आय है पूरे राज्य की, और उसमें अगर हम जनसंख्या का भाग दे देंगे तो इसका मतलब है कि एक व्यक्ति की जो है वो कितनी आय है, एक व्यक्ति के हिस्से में एक वित्त वर्ष में कितने पैसे आ रहे हैं, तो उसको कहा जाता है प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। अगर आप नेट वाली स्थिर पे लेओगे तो स्थिर पर कैपिटा इनकम आएगा, और अगर इसको आप प्रचलित पे लेओगे तो प्रचलित पर कैपिटा इनकम आपके सामने निकल कर आने वाला है, ठीक है। तो ये आपके प्रति व्यक्ति आय जो है वो यहां से निकल कर आ जाता है। एक शब्द लिखा हुआ है सकल स्थायी पूंजी निर्माण प्रचलित मूल्यों के ऊपर, और सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है, इसको अपन समझेंगे जब चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे ना, तब इसको बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे। फिलहाल इसको आप इतना सा समझ लीजिए कि सरकार के द्वारा अगर कोई पूंजी का निर्माण किया गया है, अगर कोई स्ट्रक्चर बनाई गई है, जैसे सड़क है, कोई बिल्डिंग है, कुछ भी अगर ऐसा खर्चा किया गया है जिसमें किसी पूंजी का निर्माण हो रहा है, जो कि स्थायी रूप से पूंजी का निर्माण हो रहा है, तो उसमें सरकार ने कितना खर्च किया है वो इसमें बताया गया है, जो कि करोड़ रुपए में आपके चलता रहेगा। फिर एक दिया हुआ है कृषि उत्पादन सूचकांक, ये अपन पढ़ेंगे जब एग्रीकल्चर वाला चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें इसकी बात करेंगे। और कुल खाद्यान्न उत्पादन इस वित्त वर्ष में जो है वो कितना क्या खाद्यान्न उत्पादन रहा है वो अपन इसके अंतर्गत देखने वाले हैं, ठीक है। एक और कोई शब्द होंगे इंपॉर्टेंट तो वो अपन देख लेंगे। यहां पर लिखा हुआ है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, जो उद्योग से जुड़ा हुआ। थोक मूल्य सूचकांक चैप्टर नंबर 1 में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अधिष्ठापित जो
आपकी क्षमता है यानी एनर्जी हमारे पास में कितनी क्या है, और वाणिज्यिक बैंक साख यानी कि बैंकों के अंदर कितना हमारे पास में पैसा जमा है। ठीक है, यहाँ पर कुछ तुलनात्मक अध्ययन अपन करेंगे फिर बाद में इंडिया और राजस्थान का। तो फिलहाल अपन आते हैं वापिस अपने स्टार्टिंग पे, और यहाँ पर मैंने सबसे पहले आपको बताया है सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी की मैंने यहाँ पर बात करी है, और जीएसडीपी मैंने बता दिया है कि दो मूल्य होते हैं, स्थिर मूल्य है 2011-12, प्रचलित मूल्य जो है ये होता है 2024-25 इस वाली आर्थिक समीक्षा के लिए। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर अपन बात करें कि राज्य के अंदर हमारे राजस्थान के अंदर वित्त वर्ष 2023-24 और 2024-25 इन्हीं दो के ऊपर आपको विशेष फोकस रखना है। तो 23-24 के अंदर हमारा स्थिर मूल्य के ऊपर जो जीएसडीपी था वो कितना था, वो था 8405 और आपके 99, कितना था 8405 और 99 था, और ये 2024-25 के अंदर क्या हो गया, बढ़ गया, और बढ़कर कितना हो गया आपके 90 62 94 हो गया। कितना हो गया 90 62 94। इनको आप टुकड़ों में याद रखोगे तो इजी वे में याद रह जाएंगे, नहीं तो समस्या हो जाएगी याद करने में। तो 90 62 94 जो है वो हमारा स्थिर मूल्य के ऊपर जीएसडीपी है 2024-25 के लिए। ठीक है साहब, प्रचलित मूल्य का मतलब है 2024-25 का अगर हम मूल्य लेवें तो 2023-24 के अंदर अगर उसमें अगर अपन बात करें तब तो कितना था 152 151 जीरो, ये अपने हुआ करता था, ये आपके लिए याद नहीं करना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इस बार कितना हो गया, इस बार हो गया है आपके 170 433 और 9, कितना हो गया 170 433 और 9। ठीक है ना, ये आपके इस बार हो गया है प्रचलित कीमतों के ऊपर आपके क्या है जीएसडीपी की बात होती है। तो यहां पर कितना है 9 लाख है, और यहां पर कितना है 17 लाख है। तो 9 लाख है आपका स्थिर के ऊपर और 17 लाख है आपके प्रचलित पर। जैसा मैंने आपको कहा था कि प्रचलित मूल्य के ऊपर हमेशा कीमतें ज्यादा रहती है, इसलिए सारी की सारी चीजें प्रचलित के ऊपर आपको लगभग डबल के आसपास मिलेगी। तो ये तो है आपके 9 और ये कितनी है आपके 17 के आसपास आ रहा है। ठीक है, अब एक चीज आपके सामने लिखी हुई, तो आपको इंपॉर्टेंट इसमें से कौन सी याद रखनी है, ये वाली। वैसे अपन आगे इनको डिटेल में पढ़ेंगे एक एक चीज को। ठीक है, यहां पर देखिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो ये जीएसडीपी था, इसके अंदर वृद्धि दर कितनी है स्थिर कीमतों के ऊपर और प्रचलित कीमतों के ऊपर। तो अगेन स्थिर की अगर अपन बात करें तो ये ऊपर वाला आपको स्थिर पे दिया हुआ है। तो 2023-24 में जहां पर 8,40,000 था वो बढ़कर कितना हो गया आपके 9 लाख और 6,000 हो गया। इसका मतलब क्या हुई है, वृद्धि हुई है। और 2023-24 से 2024-25 में कितनी वृद्धि हुई है, तो 7.82% की यह वृद्धि हुई। ये प्रतिशत में चल रहा है और ये करोड़ रुपए में चल रहा है। ठीक है, तो यहां पर प्रतिशत में वृद्धि हुई। फिर आती है बात प्रचलित की। तो प्रचलित के अंदर देखिए ये नीचे वाला है प्रचलित में 2023-24 में 100 आपके 15 लाख था, जो कि 2024-25 में 17 लाख हुआ, यानी कि क्या हुई है, वृद्धि हुई है। और वृद्धि कितनी हुई है, 12.02 की हुई है। यानी कि अगेन आपको इसमें से क्या याद रखना है, ये दोनों चीजें याद रखनी है कि स्थिर कीमतों पर जीएसडीपी में वृद्धि है 7.82, प्रचलित पर है 12.02। इनको कैसे याद करना है, जो भी रटने वाली सारी की सारी चीजें रहेगी वो अपन आगे जब चैप्टर में चलेंगे फर्स्ट चैप्टर के अंदर, तब मैं इनको और आपको याद करवा दूंगा। फिलहाल इन चीजों को थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि ये अपने आने वाले समय में कौन कौन सी चीजें अपने को पढ़नी है। फिर ये दो तो हो गई अपने जीएसडीपी की बात। फिर आता है सकल राज्य मूल्य वर्धन के अंदर स्थिर कीमतों के ऊपर जो है वो आपके क्षेत्रवार योगदान कितना है, और इसी प्रकार से अगला वाला चलेगा आपका जो कि प्रचलित कीमतों की बात करेगा। जो किसकी बात करेगा, तो आपके किसकी बात करेगा, वो प्रचलित की बात करेगा। और यहां पर जो है वो अगेन वही आएगा, सकल राज्य मूल्य वर्धन में प्रचलित मूल्य के ऊपर क्षेत्रवार योगदान हो। प्रचलित का मतलब क्या है, 2024-25 के मूल्य यहां पर चलने वाले हैं। तो स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य दोनों को समझना है। ये मैंने बता दिया था कि राज्य की जो अर्थव्यवस्था है उसमें प्रत्येक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, चाहे कृषि हो, चाहे उद्योग हो, चाहे सेवा हो, उनका कितना कितना प्रतिशत योगदान है उस अर्थव्यवस्था को बनाने में, वो उस क्षेत्र का क्या कहलाता है, जीएसवीए, सकल राज्य मूल्य वर्धन या फिर ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड कहलाता है। अब ये प्रतिशत में ही योगदान आएगा। मान लीजिए कि हमारे राजस्थान की अर्थव्यवस्था है 100%, तो उस 100% के अंदर कौन से क्षेत्र का कितना कितना योगदान है, ये हम बात करेंगे। पहले कृषि, फिर उद्योग है, फिर सेवा है, तो तीन ही अपने मेन क्षेत्र हैं। तो 2023-24 के अंदर जहां स्थिर कीमतों पर 2011-12 के हिसाब से 26.85 क्या था, कृषि था, 28.53 क्या था, उद्योग, और 44.62 क्या था, आपके सेवा क्षेत्र था। वो आपके 2024-25 के अंदर क्या हुआ है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हुआ है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। और 26.54 इस बार क्या है, आपके कृषि क्षेत्र का योगदान है स्थिर कीमतों पर। वहीं उद्योग क्षेत्र का कितना है, 28.39% है। और आपके सेवा क्षेत्र का कितना है, तो 45.07% योगदान आता है। तो अगेन ये वाली चीजें इंपॉर्टेंट है। आप अगर इन तीनों को जोड़ोगे तो 100% बनेगा। तो 26 तो है हमारा कृषि, 28 है हमारा उद्योग, और 45 हमारे क्या है, सेवा है। अगेन भारत के अंदर भी 54% के आसपास सेवा क्षेत्र का योगदान है, जो ये बताता है कि भारत में सबसे बड़ा जो योगदान है वो सेवा क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र का है। राजस्थान के अंदर भी सबसे ज्यादा योगदान किसका है, सेवा
सेवा का है, तो इसका मतलब फ्यूचर के अंदर सेवा सेक्टर जो है वो काफी ज्यादा ग्रो करने वाला है। अगला देखिए, अगला आता है आपके कृषि, फिर है उद्योग, फिर है आपका सेवा। ये किसके ऊपर है? ये प्रचलित मूल्य पर है 2024-25 के आधार पर, और इनमें भी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप देखोगे तो कोई ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। जो 2023-24 के अंदर कितना कितना था, 23-24 में था 26, 27 और आपके 45, वो इस बार हो गया है 26, 27 और 45, लेकिन डिफरेंस क्या आया? केवल पॉइंटों के अंदर आया है। तो यहां पर अगर इन दोनों की आपको जो प्रश्न पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम में, वो सबसे ज्यादा ये वाले पूछे जाते हैं, जीएसवीए के पूछे जाते हैं। तो आपको मोटा मोटा थोड़ा याद रखना है कि जब हम स्थिर की बात करते हैं तब कृषि 26 पे रहता है, उद्योग आपके 28 पे रहता है, और आपका जो सेवा है वो 45 पर है। तो 26, 28 और 45 है। लेकिन जब हम आपके प्रचलित कीमतों पर चले जाते हैं तब 26, 28 की जगह पर 27 हो जाता है, और ये 45 का 45 ही रहता है। बाकी पॉइंट के आगे वाले कैसे याद करने हैं ये अपन आगे चैप्टर पढ़ेंगे तब, और मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। फिर लिखा हुआ है आपके शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, जो कि क्या है? आपके नेट एसडीपी की बात हो रही है। और नेट एसडीपी अपन ने बात करी थी कि जब जीएसडीपी में से अपन मूल्य ह्रास को घटाते हैं तब नेट एसडीपी हमें प्राप्त होती है करोड़ रुपए के अंदर, और मूल्य ह्रास जो है वो घटाएंगे तो हमेशा नेट एसडीपी जो है वो जीएसडीपी से कम रहेगी, चाहे आप स्थिर की बात कर लो चाहे आप प्रचलित की बात कर लो। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर आपको देखिए नजर आएगा कि जो हमने जीएसडीपी स्थिर कीमतों पर कितनी देखी थी, 90, 62, 94 देखी थी, वही आपके शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि मूल्य ह्रास घटाते ही कितना हो जाता है? 79, 63, 52 हो जाता है। कितना हो जाता है? 79, 63, 52 हो जाता है। 79, 63, 52 हो जाता है। यानी कि डिफरेंस कितना आ गया? 90 जो आपका था वो कितना हो गया है? आपके 79 हो गया। यानी कि जो आपके 9 लाख हुआ करता था वो आपके 7 लाख करोड़ के आसपास आ गया है। इसी प्रकार से ये कितना हो गया? आपके 152, 495 और 0 हो जाता है। यानी कि जो आपके पहले 17 लाख के आसपास हमारे प्रचलित कीमतों पर जीएसडीपी थी, उसमें से मूल्य ह्रास घटाते ही सीधा 15 लाख के ऊपर नेट जीएसडीपी आ जाती है। तो इनको भी याद करेंगे अपन आगे जैसे जैसे चलेंगे, ठीक है। फिर आता है प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। और पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या था कि जो आपके नेट एसडीपी है उसमें जब हम मध्य वर्षीय जनसंख्या का भाग दे देते हैं राजस्थान की कुल जनसंख्या का, तो एक व्यक्ति के हिस्से में कितने रुपए आते हैं वो हमारे पास में निकल कर आते हैं। अगर हम यहां से स्थिर कीमतों वाली ये वाली अगर लेंगे नेट जीएसडीपी या फिर नेट एसडीपी, तो आपको स्थिर कीमतों पर कैपिटा इनकम मिलेगा। और अगर हम ये प्रचलित कीमतों वाली अगर नेट एसडीपी ले लेंगे तो प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय अपने को मिलेगा। तो ये केवल रुपए के अंदर है। तो राजस्थान के एक, अब 2024-25 की जो आर्थिक समीक्षा है उसके आधार पर मैं बात कर रहा हूं कि राजस्थान के एक व्यक्ति की जो आय है वो कितनी है एक वर्ष के अंदर। तो स्थिर कीमतों के ऊपर जो है वो एक व्यक्ति की औसतन आय जो है वो कितनी है? आपके 96,000 रुपए है। कितनी है? 96,638 रुपए जो है वो निकल कर आती है। जबकि अगर अपन बात करें प्रचलित कीमतों के ऊपर तब पर कैपिटा इनकम कितनी आती है? 1,85,000 और 53 रुपए जो है वो निकल कर आती है। कितनी आती है? 1,85,000 और 53 रुपए अपने निकल कर आती है। तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंस कितना है। तो एक प्रचलित की बात कर रहा है और एक स्थिर की, यानी कि इसका यह मानना है कि राजस्थान के अंदर एक व्यक्ति जो है वो एक साल में 96,000 रुपए औसतन कमा लेता है, और 1,85,000 जो रुपए हैं वो आपके प्रचलित कीमतों के आधार पर कमा लेता है। तो ये आपके बात आ जाती है पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय की। आगे इसकी डेफिनेशन के साथ में चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे। अगर आप अभी देखना चाहो तो देख सकते हो, पुस्तक के अंदर आप थोड़ा सा आगे चलिए और पेज नंबर अगर आप जाएंगे 22 पर, तो 22 से सारी की सारी डेफिनेशन लिखी हुई है लाइन से, चाहे वो जीएसडीपी की बात हो, चाहे नेट एसडीपी की बात हो, चाहे आपके पर कैपिटा इनकम की बात हो, चाहे जीएसवीए हो, वो सारा का सारा डिटेल में आपको मिलने वाला है जैसे जैसे अपन आगे चैप्टरों में चलते रहेंगे। फिर अगला लिखा हुआ है सकल स्थायी पूंजी निर्माण। इसको अपन चैप्टर में समझेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये इसका आंकड़ा हमेशा एक साल पीछे चलता है। 2024-25 में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, कृषि उत्पादन सूचकांक का भी कुछ नहीं दिया हुआ है, केवल खाद्यान्न उत्पादन दिया हुआ है। इसलिए ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है खाद्यान्न उत्पादन। यानी कि 2024-25 में सरकार का ये मानना है, अब यहाँ पर इसकी यूनिट दी हुई है लाख मेट्रिक टन, यानी कि राजस्थान के अंदर जो है वो 2024-25 के अंदर, देखिए 2023-24 के अंदर हमारे 241 लाख मेट्रिक टन का उत्पादन हुआ था, जो कि आपके 241 से बढ़कर कितना हुआ है? आपके 267.67 लाख मेट्रिक टन के आसपास क्या हुआ है? उत्पादन हुआ है, जो कि आपके 267 लाख का। पिछली बार इसको आर्थिक समीक्षा में 253 बताया गया। हमेशा क्या होता है कि जो आंकड़े आते हैं वो अनंतिम आते हैं, जैसे अभी जो इसमें आंकड़े दिए हुए हैं ये सारे के सारे आंकड़े अनंतिम है 2024-25 के। तो जब 2025-26 की आर्थिक समीक्षा आएगी तब ये बिल्कुल एकदम जो है फाइनल आंकड़े आने वाले हैं। जैसे कि 2023 का अगर आप देखोगे तो मैंने पिछली वाली आर्थिक समीक्षा पढ़ाई थी तो
उसमें ये आंकड़े अलग मिलेंगे आपको, क्योंकि ये आंकड़े उस टाइम अनंतिम थे और इस बार जो है वो अंतिम आंकड़े हैं, तो ये एकदम फाइनल आंकड़े हो गए हैं। तो ये वाला जो डिफरेंस है ना, चूंकि उस टाइम मैंने बताया था कि 253 लाख मेट्रिक टन मैंने बताया था, अगर आपको याद हो तो 253 लाख मेट्रिक टन उस टाइम क्या था, आपके अनंतिम आंकड़े थे, लेकिन ये अंतिम आंकड़ों के रूप में कितना निकला, 241 निकला। तो 241 ये अंतिम आंकड़े हैं, जबकि अभी जो है वो 267 लाख मेट्रिक टन अनंतिम आंकड़े हैं, जो कि अंतिम आंकड़े आने वाली आर्थिक समीक्षा में आएगा। फिर भी हमारे यहाँ पर वृद्धि जो है वो देखने को मिलती है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फिर आता है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, ये अपन आगे पढ़ेंगे जब अपन उद्योग वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर। इसका आधार वर्ष आप विशेष रूप से ध्यान रखना है, 2011-12 इसका आधार वर्ष है, बाकी कोई खास चीजें नहीं है, वो नहीं पूछी जाती है। थोक मूल्य सूचकांक, जिसको अपन वोल प्राइस इंडेक्स कहते हैं, ये अपन फर्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। डब्ल्यूपीआई और एक पढ़ेंगे अपन सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होल प्राइस इंडेक्स, ये दोनों अपन पढ़ेंगे। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक। आपको डब्ल्यूपीआई का आधार वर्ष वैसे वहां पर भी बताऊंगा, फिर भी 1999-2000 याद रख सकते हैं आप। इनमें प्रतिशत परिवर्तन 2.18% की है, वो अपन वहां पर और डिटेल में बात कर लेंगे। एक आपके ये अधिष्ठापित जो क्षमता वाला है, ये इंपॉर्टेंट है, ये अपन आधारभूत संरचना वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि राजस्थान के अंदर 2024-25 का जो वित्त वर्ष है, इसके अंदर दिसंबर 2024 तक जो है वो कुल विद्युत उत्पादन कितना है, तो ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसकी यूनिट है मेगावाट के अंदर, तो मेगावाट में दिया हुआ है, जो कि आपके कितना है 26,325, कितना है 26,325, ऐसे याद रख लीजिए, वैसे और मैं याद करवाऊंगा वहां पर। तो 26,325 मेगावाट जो है वो हमारे क्या है, विद्युत का उत्पादन है ऑल ओवर इस आर्थिक समीक्षा के आधार पर। वाणिज्यिक बैंक शाखा मतलब है कि बैंकों के अंदर कितने पैसे हमारे पास में पड़े हैं, तो ये करोड़ रुपए में है, और लगभग राजस्थान की बैंकों के अंदर जो है वो 6,11,000 करोड़ जो रुपए हैं वो आपके बैंकों के अंदर पड़े हैं, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे आंकड़े क्या है आपके या तो अनंतिम है या फिर अग्रिम है, इस प्रकार से दिए हुए हैं, लेकिन फाइनल जो आंकड़े हैं वो अगली वाली आर्थिक समीक्षा में आएंगे इसके लिए। लेकिन आपके एग्जाम में कौन से पूछे जाएंगे, आपके एग्जाम में यही पूछे जाएंगे जो इस वाली लाइन में लिखे हुए हैं, आपके जो अनंतिम आंकड़े लिखे हुए हैं, ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये यहां तक आपकी जो चीजें थी वो आ गई। अब एक चीज ऐसी आती है जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाएगी, जो कि क्या करती है, भारत के साथ में राजस्थान की तुलना करती है। और भारत और राजस्थान, यहां पर देखिए, यहां पर मिलेगा आपको राजस्थान और यहां पर मिलेगा आपको भारत, तो राजस्थान और भारत का तुलनात्मक अपन अध्ययन करेंगे, और यहां से जो है वो एक प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर लगभग संभावना रहती है पूछे जाने की। तो पेज नंबर आप 19 पर आ जाइए, 19 से ये वाला पोर्शन जो है वो आपका क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो 19 नंबर पर अपन आ जाते हैं। देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं भौगोलिक क्षेत्रफल। भाई हमें राजस्थान का क्षेत्रफल याद है 342,239.74 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन यहाँ पर लाख में दिया हुआ है तो 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर दिया हुआ है। यहाँ पर आपके वर्ष दिया हुआ है, किस वर्ष के आधार पर, तो 2011 के आधार पर। लेकिन 32,87,263 जो है वो आपके भारत का है, और 3.42 जो है वो राजस्थान का हो जाएगा। ये आप याद रख सकते हैं, क्योंकि आपके क्षेत्रफल वगैरह ये सामान्यतः पूछे जाते हैं। फिर आता है जनसंख्या। 2011 के हिसाब से करोड़ में जनसंख्या राजस्थान की अपन याद करते हैं 685,437 जो है वो हम याद रखते हैं, वैसे 6.85 करोड़ आपके हो जाती है। जबकि भारत की 2011 के हिसाब से कितनी है, 121 करोड़ है, जो कि अभी वर्तमान में 140 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। फिर दशकीय वृद्धि दर की बात कर रखी है 2001 से लेकर 2011 वाले 10 वर्षों के अंदर, तो वो आपके है 21.30% की राजस्थान में दशकीय वृद्धि दर है, जबकि भारत के अंदर जो है वो 17.7% की है। अब ये यहां से जनसंख्या वाले आपके प्रश्न हर बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, और वो डायरेक्टली इस टेबल से ही पूछते हैं, इसलिए इनको तो आप विशेष रूप से याद रखना है, ठीक है। अगला आता है आपके जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व का मतलब एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, वो चीज आती है, जो कि 2011 की जनगणना के आधार पर ही बता रखा है कि जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर कितनी है। तो राजस्थान में 200 लोग जो है वो एक वर्ग किलोमीटर में रह रहे हैं औसतन, जबकि भारत के अंदर 382 लोग जो है वो एक वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत रहते हैं, ठीक है। अगला आता है आपके कुल जनसंख्या से शहरी जनसंख्या का प्रतिशत। भाई राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है, 6.85 करोड़ है। उस 6.85 करोड़ का 24.9% राजस्थान का कहां पर रहता है, शहर के अंदर रहता है, शहरी जनसंख्या है। जबकि भारत की टोटल जनसंख्या कितनी है, 121.09 करोड़ है, और इसमें से 31.2% कहां पर रहते हैं, शहर में रहते हैं। और ये वाले प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, राजस्थान के अंदर शहरी जनसंख्या कितनी है, ठीक है। तो इसका उल्टा आप इसमें 100 में से इसको घटा दीजिए, तो ग्रामीण जनसंख्या अपने पास में निकल कर आएगी 2011 के हिसाब से, तो 24.9 जो कि आप 100 में से घटाओगे तो 75.1% राजस्थान के अंदर ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। जबकि भारत में 68.8% जो है वो जनसंख्या कौन सी वाली है, ग्रामीण क्षेत्र वाली है।
फिर अगला आता है अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है। तो 2011 के हिसाब से प्रतिशत के अंदर राज्य की कुल जनसंख्या के अंदर 17.8% का योगदान जो है वो आपके अनुसूचित जाति यानी कि एससी की जो जाति है वो है, और वहीं भारत के अंदर ये 16.7% है। जबकि अनुसूचित जनजाति की बात करें, एसटी की पॉपुलेशन की बात करें, तो राज्य की कुल जनसंख्या में 13.5% एसटी है, जबकि भारत की कुल जनसंख्या में 8.6% एसटी जनसंख्या निकल कर आती है। यानी कि एससी हो चाहे एसटी हो, दोनों ही राजस्थान में संख्या बल के हिसाब से ज्यादा है। फिर आता है लिंगानुपात। लिंगानुपात का मतलब होता है कि 1000 जो आपके मेल है उनके ऊपर कितनी फीमेल है, वो आपके कहलाता है लिंगानुपात। तो राज्य के अंदर जो है वो लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष के ऊपर कितनी महिलाएं हैं, तो 928 तो राजस्थान में है, जबकि 943 कहां पर है, भारत में है। और ये लिंगानुपात वाला प्रश्न आपके कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। फिर अगला आता है आपके बाल लिंगानुपात। बाल लिंगानुपात सेम यही डेफिनेशन है, बस इसमें एज 0 से 6 वाली आएगी, यानी कि 0 से 6 उम्र 6 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं, जो लड़के होते हैं, उन पे कितनी लड़कियां हैं, वो बाल लिंगानुपात कहलाता है। तो ये भी प्रति 1000 ही इसकी यूनिट होती है। 888 1000 बालिकाओं के ऊपर बालकों के ऊपर बालिकाएं हैं राजस्थान में, जबकि 919 जो है वो भारत के अंदर निकल कर आती है। फिर अगला आता है साक्षरता दर। जिस व्यक्ति को अपना नाम लिखना और पढ़ना आता है वो साक्षर कहलाता है। 2011 की जनगणना के हिसाब से कुल प्रतिशत की बात करें तो 66.1% जो है वो आपके क्या है, राजस्थान में साक्षर है कुल 6.85 करोड़ में से, और 121 करोड़ में से भारत के अंदर 73% क्या है आपके साक्षर है। यानी कि साक्षरता के अंदर भारत राजस्थान से आगे निकल गया है, ये आप इसमें ध्यान रख सकते हैं। फिर अगला आता है आपके, ये साक्षरता दर है ऑल ओवर राजस्थान की। यहां पर साक्षरता दर है केवल पुरुष की, और फिर साक्षरता दर है केवल महिलाओं की। तो राज्य के अंदर जो पुरुष है उन सभी, अगर मान लीजिए कि राज्य में कुल 100 पुरुष है तो 100 में से जो है वो 79 पॉइंट जो है वो 2% आपके क्या है, साक्षर है। जबकि भारत के अंदर अगर कुल 100 पुरुष है तो उनमें से 80.9% क्या है, आपके साक्षर है। जबकि महिलाएं अगर 100 है तो उसमें से राजस्थान में केवल 52.1% महिलाएं ही साक्षर है, जबकि राजस्थान भारत के अंदर जो है वो आपके 64.6% के आसपास आती है। तो इसको अपन याद भी रखते हैं, 66 79 52, और फिर याद रखते हैं 1 2 और 1। तो 66 79 52 1 2 1 टोटल मेल फीमेल की ये साक्षरता दर है राजस्थान के अंदर। जब अपन जनसंख्या का टॉपिक पढ़ेंगे आने वाले क्लासों के अंदर तब और डिटेल में याद करवा दूंगा। फिर अगला आता है कार्य सहभागिता दर, यानी कि राज्य की जो कुल जनसंख्या जैसे 6.85 करोड़ है, उसमें से कार्य के अंदर जो है वो कौन कौन से लोग लगे हुए हैं। तो कार्य के लिए जो है वो आपके एक एज निकाली जाती है, 15 से लेकर आपके 60 वर्ष तक के जो होते हैं वो आपके कार्यशील जनसंख्या कहलाती है। तो 15 से 60 वाले जो है वो 6.85 करोड़ में राजस्थान में 43.6% है, जबकि भारत के 121 करोड़ जनसंख्या में 39.8% है। यानी कि इसका मतलब यह है कि राजस्थान के अंदर कार्यशील जनसंख्या भारत की तुलना में ज्यादा है, ये यहां से ये पता चल रहा है। फिर अगला आता है आपका अशोधित जन्म दर। जन्म दर किसे कहते हैं? जन्म दर का मतलब होता है कि प्रति 1000 जो आपके पुरुष होते हैं, 1000 जो जोड़े होते हैं एक प्रकार से, या फिर 1000 आप जनसंख्या मान लीजिए, प्रति 1000 जनसंख्या के ऊपर एक वर्ष में कितने बच्चे जन्म लेते हैं वो जन्म दर कहलाती है। तो अशोधित दी हुई है जो कि 2020 के आपके आंकड़े हैं, ये यहां से इंपॉर्टेंट आंकड़े स्टार्ट हो जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। तो जन्म दर जो है वो राजस्थान की कितनी है और भारत की कितनी है? तो 2020 के आंकड़ों के हिसाब से प्रति 1000 के ऊपर जो है वो एक वर्ष में 23.5% राजस्थान के अंदर जो है वो बच्चे जन्म लेते हैं, जबकि भारत के अंदर 19.5 जो है वो जन्म दर आती है। फिर अगला आता है आपके मृत्यु दर। मृत्यु दर भी सेम वही डेफिनेशन है, 2020 के ही आंकड़े हैं, और प्रति 1000 के ऊपर एक वर्ष में मरने वाले जो आपके लोग होते हैं उनकी संख्या, तो राजस्थान के अंदर एक साल के अंदर प्रति 1000 के ऊपर 5.6 व्यक्ति जो है वो मरते हैं, जबकि भारत के अंदर जो है वो 6 लोग मरते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि राजस्थान में जनसंख्या भी तेजी से बढ़ रही है भारत की तुलना में, और मर्रे भी जो है वो भारत की तुलना में कम है। तो राजस्थान की तो जो है वो जन्म दर ज्यादा है और भारत की जो है वो मृत्यु दर ज्यादा है राजस्थान से, ये आप ऐसे याद रख सकते हो। फिर अगला आता है आपका शिशु मृत्यु दर। शिशु को बोला जाता है इन्फेंट, मृत्यु को बोला जाता है मोर्टेलिटी, और दर का हो जाएगा रेट। इसको बोला जाता है IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। आगे अपन पढ़ेंगे जब हेल्थ वाला चैप्टर पढ़ेंगे, फिर भी ध्यान रख लीजिए। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या फिर आपके शिशु मृत्यु दर, यानी कि 2020 का आंकड़ा दिया हुआ है, 1000 अगर बच्चे जीवित जन्म ले रहे हैं, और वो अगर इन्फेंट का मतलब है 28 दिन के अंतर्गत जो है वो बच्चे अगर क्या हो जाते हैं, 1000 अगर बच्चे जन्म ले लिए, जीवित जन्म ले लिए, और उसके बाद में अगर वो क्या हो जाते हैं, आपके मर जाते हैं, तो उनमें से प्रति 1000 जीवित जन्म लेने वाले बच्चों में से कितने बच्चे मरते हैं, वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या फिर शिशु मृत्यु दर कहलाती है। राजस्थान के अंदर 32 ऐसे बच्चे हैं जो कि जीवित जन्म लेते हैं 1000 के ऊपर और मर जाते हैं, जबकि भारत के अंदर आपके 28 है।
से, तो यहाँ पर ये पता चल रहा है कि भारत का IMR जो है वो कम है, राजस्थान का IMR ज्यादा है, जिसका सीधा सा इफेक्ट ये निकल कर आता है कि भारत में हेल्थ कंडीशन जो है वो अच्छी है, तुलनात्मक रूप से राजस्थान में हेल्थ कंडीशन खराब है। क्योंकि जब आपके संस्थागत प्रसव नहीं होता है या फिर प्रसव अगर वो समय पर नहीं होता है या फिर अच्छे से नहीं होता है, तो इस वजह से बच्चे के मरने की या फिर इन्फेक्शन वगैरह इनकी वजह से भी मरने की दर बढ़ जाती है। तो ये एक मेन रीजन निकल कर आता है। बाकी इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट आपको बस आंकड़ा याद रखना है, प्रति 1000 जीवित जन्म के ऊपर मरने वाले जो बच्चे होते हैं उनको इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट IMR कहा जाता है। राजस्थान में 32 है और भारत के अंदर 28 है। फिर एक इसी से ही जुड़ा हुआ आता है मातृ मृत्यु दर, और मातृ यानी कि मदर को बोला जाता है, M फॉर मदर हो जाएगा, और मृत्यु का हो जाएगा मोर्टिलिटी, और अनुपात का हो जाएगा रेट। तो इसको बोला जाता है MMR यानी कि मदर मोर्टिलिटी रेट या फिर मातृ मृत्यु दर। और इसमें जो यूनिट है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है, 2018 से 20 के आंकड़े हैं, और इसमें प्रति 1 लाख जो है वो लिया जाता है। यानी कि 1 लाख अगर बच्चों को जन्म देने वाली 1 लाख ऐसी माताएं हैं जिन्होंने बच्चों को जीवित जन्म दे दिया है, लेकिन वो माताएं जो है वो अपना दम तोड़ चुकी है, या फिर माताओं की जो है उसमें क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। लेकिन यूनिट 1 लाख पर है, अभी तक 1000 पर अपन पढ़ रहे थे, यहां पर 1 लाख आ जाता है। यानी कि 1 लाख वो माताएं जिन्होंने अपने बच्चों को जीवित जन्म दिया है लेकिन उनकी स्वयं की जो है वो मृत्यु हो जाती है, वो माताएं किसमें आएगी, मातृ मृत्यु दर या फिर मदर मोर्टिलिटी रेट में शामिल होती है। और राजस्थान के अंदर 1 लाख के ऊपर 113 ऐसी महिलाएं हैं जो अपने बच्चे को जन्म के देने के बाद में मर जाती है, जबकि भारत के अंदर 1 लाख के ऊपर 97 ऐसी महिलाएं हैं जो कि अपने बच्चों को जन्म देने के बाद में मर जाती है। तो इसका मतलब यहां पर क्या पता चल रहा है कि राजस्थान का जो IMR है वो ज्यादा है भारत की तुलना में। अगेन माताओं की मृत्यु क्यों होती है, वही हेल्थ जो आपके सुविधाएं होती हैं उनकी वजह से होती है। इसका मतलब राजस्थान में अभी भी हेल्थ जो आपके या फिर प्रसव से संबंधित जो आपके स्वास्थ्य है उनके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। फिर अगला आता है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, या फिर अपन कह सकते हैं जीवन प्रत्याशा का मतलब एक व्यक्ति जन्म लेने के बाद में जो है वो कितने समय तक जिएगा। तो यहां पर 2016 से लेकर 2020 तक के आंकड़ों का एवरेज निकाला गया है, आयु दी हुई है वर्ष में। राजस्थान के अंदर एक व्यक्ति औसतन जो है वो 69 साल जीता है, कितना 69.4, जबकि भारत में कितना है 70। तो डिफरेंस ज्यादा नहीं है, केवल 0.6 का ही है, 6 महीनों का ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन यह है कि 69 वर्ष तक एक व्यक्ति राजस्थान में औसतन जी रहा है। आने वाले 10 वर्षों के बाद में ये 2 वर्ष और कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है सीधा सा कि आप जॉब लगते हैं और 60 साल में आप रिटायरमेंट होते हैं, 60 साल के अंदर आप रिटायरमेंट हो जाता है, तो आप 60 साल तक जितना पैसा जमा करोगे उस पैसे को अगले केवल 9 साल तक ही खा पाओगे, वो भी आज की उम्र के हिसाब से है। जब आपका रिटायरमेंट होगा तो उस समय आपकी जो जीवन प्रत्याशा है वो घटकर 65 साल के आसपास आ जाएगी। तो आप 60 साल तक तो क्या करोगे, पैसे जमा करोगे, और जमा करते ही आपका रिटायरमेंट होगा और 5 साल में ही जो है वो मृत्यु हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जीवन प्रत्याशा जो है वो आपके क्या हो रही है, धीरे धीरे घट रही है। एक व्यक्ति की जो औसतन उम्र है वो क्या हो रही है, आपके घट रही है। तो ये अपन ने राजस्थान और भारत के बीच में जो तुलना है उस तुलना के बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया है। तो यहां तक जो है वो आपका क्या हो गया है, इकोनॉमिक सर्वे से संबंधित जो भी सामान्य जानकारी है वो मैंने यहां पर आपको बताई है। अब इसके बाद में आप पेज नंबर जो है वो 20 पर आ जाइए, और 20 पर अपने हेडिंग डाली हुई है छोटी सी कि बजट 2025-26 के प्रावधान। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम में, वन डे एग्जाम के अंदर इस वाले प्रावधान से 101% एक प्रश्न कम से कम पूछा जाता है। और आपको अगर नहीं लगता है तो आप देख लीजिए, अभी आप खुद बताएंगे कि बिल्कुल साहब यहां से प्रश्न आता है। सबसे पहले है राजस्थान के बजट का इतिहास। देखिए राजस्थान के बजट का सीधा सा इतिहास है कि राजस्थान का पहला बजट जो है वो 4 अप्रैल 1952 के दिन लाया गया था। और उस समय जो है वो सरकार या फिर मुख्यमंत्री कौन थे, तो टीकाराम पालीवाल जो है वो राजस्थान के उस टाइम क्या थे, आपके मुख्यमंत्री। राजस्थान के पहले जो है वो निर्वाचित मुख्यमंत्री के रूप में भी टीकाराम पालीवाल जाने जाते हैं। और उस समय जो है वो मुख्यमंत्री के पास में वित्त का प्रभार नहीं था, और उस समय जो है वो वित्त मंत्री अलग से थे, और उस व्यक्ति का नाम क्या था, नाथुराम मिर्धा था। इसका मतलब राजस्थान का जो पहला बजट है वो कौन लेकर आता है, वित्त मंत्री नाथुराम मिर्धा लेकर आता है। किस मुख्यमंत्री के टाइम में, टीकाराम पालीवाल के टाइम में, जो कि राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री थे। इसका आकार कितना था, तो बजट का आकार था आपके 17.25 करोड़, केवल 17 करोड़ का जो है वो आपके बजट था। और अब जो बजट आ रहे हैं वो भी देखना, मैं बताऊंगा आपको कितने करोड़ का है। तो 17 करोड़ का राजस्थान का पहला बजट था। वित्त मंत्री नाथुराम मिर्धा लेकर आते हैं, टीकाराम पालीवाल की सरकार रहती है, और 4 अप्रैल 1952 के दिन ये आपका बजट जो है वो लाया जाता है। ठीक है। और एक खास चीज ये है कि यह राजस्थान का पहला क्या था, टैक्स फ्री बजट था। क्योंकि उस समय देश आजाद हुआ ही था, नया नया जो है वो देश गणतंत्र बना था, तो इस वजह से कोई
नया जो है वो आपके टैक्स वगैरह नहीं लगाया गया था, बिल्कुल किसानों को सबको टैक्स फ्री रखा गया। तो राजस्थान का पहला टैक्स फ्री बजट कौन सा था? तो राजस्थान का पहला बजट ही टैक्स फ्री था, उसके बाद में सारे के सारे टैक्स लगाने लग गए थे। ठीक है, तो ये तो राजस्थान के बजट का क्या आ गया, आपके इतिहास आ गया। इससे बाहर आपका प्रश्न इतिहास का नहीं पूछा जाएगा। फिर एक इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न जो है वो आजकल बोर्ड पूछ रहा है रेगुलर, और उसमें आता है राजस्थान के विभिन्न बजट, यानी कि राजस्थान के बजटों का जो है वो प्रकार बहुत बार पूछा हुआ है। और ये सारे के सारे आपके लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि राजस्थान का पहला जेंडर बजट, राजस्थान का पहला पेपरलेस बजट, राजस्थान का पहला कृषि बजट और राजस्थान का पहला ग्रीन बजट, ये चार अभी तक राजस्थान में अलग से जो है वो बजट लाए गए। वैसे बजट सामान्य आता है, लेकिन अगर किसी जेंडर, किसी महिला विशेष के लिए या फिर किसी पुरुष विशेष के लिए, किसी एक जेंडर को अगर समर्पित रहता है बजट, तो उसको कहते हैं जेंडर बजट। और राजस्थान का पहला जेंडर बजट जो है वो 2012-13 का है, और वो कौन लेकर आते हैं? आपके अशोक गहलोत जी लाते हैं। तो तीन तो अशोक गहलोत जी है। राजस्थान का पहला पेपरलेस बजट 2021-22 का भारत का भी पहला पेपरलेस बजट था, क्योंकि उस समय कोरोना काल चल रहा था, इस वजह से राजस्थान में भी टेबलेट के ऊपर बजट पेश किया गया, और उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? अशोक गहलोत जी थे। राजस्थान का पहला कृषि बजट 2021-22 के बाद में 2022-23 में ही मुख्यमंत्री जी जो है वो राजस्थान के अंदर किसानों के लिए अलग से बजट पेश करने लगे कृषि के लिए, जिसको राजस्थान का पहला कृषि बजट के रूप में जाना जाता है, और वो भी अशोक गहलोत जी के द्वारा ही लाया गया था। और राजस्थान का पहला ग्रीन बजट, ग्रीन बजट का मतलब जिसके अंदर पर्यावरण के ऊपर या फिर वनों के ऊपर ध्यान दिया गया, और वो है आपके इस बार वाला जो बजट है वो राजस्थान का पहला ग्रीन बजट है, और पहला ग्रीन बजट है और इसी बार वाला है, तो इस बार के वाले किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की ज्यादा संभावना है, 2025-26 का है। और दिया कुमारी जी जो डिप्टी सीएम है, जो कि वित्त मंत्री है, इस वजह से इनका नाम लिखा है। बाकी अगर सीएम पूछा जाए तो आपके भजनलाल जी जो है वो आपके सीएम हो जाएंगे, तो वो आप इसमें याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये राजस्थान का पहला ग्रीन बजट आ जाएगा। तो ये विभिन्न बजट जो है वो आपके इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए बजट 2025-26 की अपन स्पेशली बात करेंगे। जो इस बार वाला बजट है उसके फैक्चुअल प्रश्न आपके यहां से डायरेक्टली बनने वाले हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए सबसे पहला आता है बजट 2025-26 कब पेश किया गया था। ये तारीख इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ध्यान रखना चाहो तो थोड़ा सा रख सकते हो आप, कि राजस्थान की उप मुख्यमंत्री जो कि वर्तमान में वित्त मंत्री का प्रभार भी इनके पास में है, उनके द्वारा, दिया कुमारी जी के द्वारा 19 फरवरी 2025 के दिन राजस्थान का 2025-26 का बजट लाया गया था। पहली बात। दूसरी चीज, भजनलाल जो सरकार है उसका ये क्या था, आपके दूसरा पूर्ण बजट था। भाई पहला बजट तो पहले साल के अंदर लेके आ गए थे, उसके बाद में इन्होंने अंतरिम बजट जो है वो लेकर आए थे, और अभी ये दूसरा वाला बजट है जो इनका पूर्ण बजट है। इसके अलावा इस बजट के अंदर जो है वो राज्य का क्या आता है, आपके राज्य का पहला ग्रीन बजट के रूप में भी जो है वो प्रस्तुत किया गया, जो अपन ऊपर भी देख लिया है। बजट के अंदर जो है वो ग्रामीण विकास, बुनियादी ढांचे और नवीनीकरण जो ऊर्जा है उसके ऊपर विशेष जोर दिया गया है। तो मेनली फोकस किस पर है? ग्रामीण विकास पर है, और आपके बुनियादी ढांचे के ऊपर है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया गया है, और रीन्यूएबल एनर्जी के ऊपर मेनली फोकस किया गया है। ये वो वाला प्रश्न है जो आपके अभी किस में पूछा गया था, ईओआरओ के एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। ईओआरओ के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान का जो लक्ष्य है $350 बिलियन अर्थव्यवस्था का, वो कौन से वर्ष तक है? तो 2030 तक सरकार ने टारगेट रखा है कि हम राजस्थान की अर्थव्यवस्था को $350 बिलियन के आसपास पहुंचा देंगे। ये हमारा यहाँ का टारगेट रखा गया है राजस्थान सरकार का, और ये प्रश्न आपके इस बार ईओआरओ के अंदर डायरेक्टली जो है वो पूछा गया प्रश्न है। तो लक्ष्य क्या है? वर्ष 2030 तक $350 बिलियन अर्थव्यवस्था हमें बनाना है। तो ये आपका आ जाता है पूरा का पूरा बजट और आर्थिक समीक्षा का जो सामान्य जानकारी है वो अपन इसमें देखी है। सेकंड ग्रेड का कोर्स है, आप जो भी तैयारी कर रहे हैं वो जरूर ले, बहुत शानदार तरीके से मैटर करवाया है। यहाँ पर हमने आर्थिक समीक्षा का अर्थ देखा है, कौन इसको तैयार करता है, कौन इसको पेश करता है, सामान्य शब्दावली देखी। इन सबको अपन चैप्टर नंबर 1 के अंदर डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इसलिए आप ज्यादा घबराना नहीं है। आप पेज आगे पलट के देख सकते हैं, ये सारे के सारे वहाँ पर डिटेल में है। वहाँ पर अपन ने देखे ना इंडिया और राजस्थान वाला तुलना देखा, ये थोड़ा सा याद कर लीजिए, ब्लू वाला ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में बजट 2025-26 का इतिहास अपन ने देख लिया, राजस्थान में बजट का विभिन्न प्रकार के बजट देखे, और मुख्य बातें जो बजट की अपन ने देखनी थी वो अपन ने इस बार देख ली है। आप में से अगर कोई बच्चा तैयारी करना चाह रहा है इकोनॉमिक सर्वे की स्पेशली और अच्छे से आरएस मेंस के अकॉर्डिंग या फिर अन्य एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो भारत व राजस्थान का जो ये इकोनॉमिक सर्वे की आपकी पुस्तक है, इसी वाली आर्थिक समीक्षा को अपन जो है वो अपने शब्दों के अंदर और डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो अगर आपको विस्तार से पढ़ना है आर्थिक समीक्षा, जिसके अंदर अपन प्रश्नों की प्रैक्टिस भी अपन करने वाले हैं, इसमें आपको इस कोर्स के अंदर एक टेस्ट सीरीज जो है वो भी साथ में फ्री मिलने वाली है, और ये टेस्ट सीरीज जो है वो इस आर्थिक समीक्षा और बजट के ऊपर ही आधारित रहने वाली है। तो
इस वजह से अगर आपको अगर खरीदनी है तो VSR 01 लगाइए, VSR 01 लगाइए, आपको भारी भारी जो है वो डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इसमें कोर्स में खास चीज़ें ये है कि एक तो आपको कोर्स के अंदर जो है वो पूरी क्लासें मिलेगी डिटेल में अलग से, उसके अलावा आपको जो है वो कोर्स के अंदर ही अपन जो है वो RS मेंस और अन्य MCQ जो है उनकी भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसके साथ में आपको टेस्ट सीरीज एक फ्री मिलेगी, जो टेस्ट सीरीज आपकी तैयारी को और मजबूत करने वाली है, और बाकी इनकी सारी PDF वगैरह जो भी पैनल PDF है वो सारा मटेरियल आपको मिलने वाला है। तो ये आप सभी के लिए एक कोर्स है जो आप अगर लेना चाहें आर्थिक समीक्षा और बजट के लिए स्पेशली, तो वो आप ले सकते हो। बाकी कोई भी परचेजिंग करें तो VSR 01 आप कोड लगाइए, आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा क्वालिटी एजुकेशन एप्लीकेशन में। तो फिलहाल इसको इतना ही रखते हैं, ये अपना चैप्टर नंबर, अब जो है इसके बाद में जो है वो चैप्टर स्टार्ट हो गए, तो ये तो सामान्य जानकारी थी। पेज नंबर 22 से अपन अगली क्लास के अंदर स्टार्ट होंगे, जहां पर अपन बदलता राजस्थान या फिर आर्थिक वृद्धि और सार्वजनिक वित्त, जो कि पहले इस नाम से नहीं आया करता था आर्थिक समीक्षा में, पहले था वृहत आर्थिक प्रवृत्तियों के परिदृश्य के नाम से ये चैप्टर आता था, जिसमें चीजें वही है, केवल चैप्टर का नाम बदला है। इस वजह से बदलता राजस्थान अपन पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर, चैप्टर नंबर 1 से अपन स्टार्ट करेंगे। अब 10 क्लासें रहेगी और 10 चैप्टर आपके सामने हैं। 10 क्लासों के अंदर आपके आर्थिक समीक्षा की पुस्तक का पूरा निःशुल्क अध्ययन कंप्लीट हो जाएगा, और एप्लीकेशन पर अपन इनसे बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा में पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल इसको इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।